MCQs नंबर 19 है द वेट ऑफ द बैग्स ऑफ प्राइस पैक्ड ऑन अ मशीन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज इक्वल टू 5.51 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल 0.05 kg इफ द बैग इज पिक्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट लेस देन 5। मतलब हमारे पास मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है। जस्ट हमने जी का फार्मूला पुट करना है और इसका आंसर निकालना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें थोड़ा एरर आ गया था, तो MCQs मेरा सॉल्व किया हुआ है, मैं वही आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, हमारे पास जो एक्स बार है वो भी दिया हुआ है 5.51 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 0.05 kg और इसके अलावा एक्स इज़ इक्वल टू 5 kg। ठीक है, हमने वही फार्मूला पुट किया है, जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 माइनस 5.51 के 15 डिवाइडेड बाई 0.05। ये थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, अच्छा सेम वैल्यूज़ पुट की है 0.15 वो डिवाइडेड बाई 0.05 -3 आंसर आ गया माइनस इस वजह से। ठीक है, ये -3 को हमने सेम कैलकुलेटर में पुट किया प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये पुट करने का तरीक़ेकार देख लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद हमने मोड पर जाना है। मोड के बाद हम लोगों ने 3 पे जाना स्टैट, फिर 1 वेरिएंस पे, उसके बाद हम लोगों ने AC प्रेस कर देना है। ठीक है, अब शिफ्ट पर जाना है, स्टैट 1 पे जाना है, 1 के बाद 5 पे जाके देखें पहले नंबर पे ना P दिया हुआ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 पे क्लिक कर देना। हमारे पास कितने की फाइंड करनी थी, -3 की। -3 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज की, इज़ इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, ये मैंने तो लिखा हुआ है। इसका -3 का मतलब ये होता है कि पॉइंट से ना 3 इंच से पीछे की तरफ आना। ये देखिए यहाँ से इधर शो भी बाकायदा किया हुआ है, तो 0.00135 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 20 है, देयर आर 5 रेड एंड 7 ब्लैक कार्स फॉर सेल एट फास्ट व्हील्स। इफ़ 2 कार्स आर सोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर सिलेक्टेड। सबसे पहले हमने कार लिख लेनी है, कौन कौन सी हैं। रेड लिख लेते हैं इधर। ठीक है, ये देखिए मैंने पहले रेड लिखा, ब्लैक लिखा और टोटल हमारे पास 5 रेड कार है, 7 ब्लैक कार है, टोटल हमारे पास कितनी हो गई हैं, 12 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, कहता 2 कार हमने सेल की हैं, 2 कार सेल की हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि बोथ कार आर रेड्स। बोथ का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो सेल किया वो दोनों रेड ही होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो 5 कार मेरी रेड है ना, उनमें से 2 कार जो है ना वो 2 रेड है। ठीक है, 2 मैंने सेल किए ना वो ये 2 हैं, तो इसका मतलब कि वो दोनों इस जगह पे आ जाएंगी। अच्छा, अब 2 कार सेलेक्ट किए हैं तो पीछे तो कुछ नहीं ना बचा, तो 0 मतलब ब्लैक कार हमारी कोई भी नहीं होगी। तो टोटल हमारी वो कौन सी कितनी सिलेक्ट हुई हैं, 2 ही हुई हैं। अच्छा, फार्मूला इधर कौन सा है, यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला लगेगा। तो मैं इधर सोल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 2 कारें सिलेक्ट की हैं, तो अगर दोनों रेड हैं तो इसका मतलब क्या है कि 5 कम्बिनेशन 2, 2 की 2 रेड है। अच्छा, अब हमारे पास पीछे कितनी बच गई हैं, 7 बच गई हैं, कौन सी, ब्लैक। तो आप लिख सकते हैं 7 कम्बिनेशन 0, क्योंकि हम लोगों ने इसकी कोई भी सिलेक्ट नहीं की, दोनों पूरी हो गई हैं। डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल हमारे पास कितनी है, 12 कारें हैं, 12 में से कितनी सिलेक्ट की है, 2। ठीक है, इसको आप सेम कैलकुलेटर पे पुट कर लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड कर दो। चलो मैं कम्बिनेशन का मेथड भी बता देता हूँ। 5 कम्बिनेशन आप लोगों ने 2 निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले 5 पुट करें, शिफ्ट प्रेस करें, डिवाइड कम्बिनेशन 2 कितना 10 आ गया। 7 कम्बिनेशन 0 आपका 1 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, अब 12 कम्बिनेशन 2 66 आ गया आपका। ठीक है, 10/66, 10 डिवाइडेड बाय 66, 0.1515 आंसर आ गया। ठीक है, MCQs हमारा 21 है, द इवेंट्स A एंड B आर नॉर्मली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। अच्छा, जब भी ऐसे MCQs आ जाए ना, अगर इसकी डिटेल्स में जाएँ तो काफ़ी लेंथी
हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में आपको मैं ये बता देता हूँ, जिस जगह पे और दिया होगा, ठीक है, जिस जगह पे ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दिया होगा ना, तो जहाँ पे और यूज़ होगा इसका मतलब कि आप लोगों ने प्लस करना है, ठीक है। हाँ, अगर इसकी जगह पे दिया हो ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, अगर ए एंड बी उसने पूछा हो तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना चुप करके, कुछ भी नहीं रट्टा लगाने की जरूरत, जस्ट इतना याद रखो, अगर और दिया हुआ है तो प्लस करना है, अगर एंड दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसमें इसने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है। तो सिंपल सा है, ठीक है। ये जस्ट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ताकि आप लोगों के एमसीक्यू जल्दी क्लियर हो जाएं, एक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है कि आप लोगों ने प्लस करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना हमारे पास ए कितना है, 0.4 प्लस 0.5, 0.9 आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको देता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए एंड बी, तो इसका मतलब 0.4 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, 0.2 आपका, सॉरी, हाँ, 0.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप जो चीज़ याद रखो, और एंड का फ़र्क याद रखना है। एमसीक्यूज़ नंबर 22 की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर करेक्ट। अच्छा, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक होता है कोरिलेशन सिंपल आर होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन में ये होता है कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो। नहीं, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें दिया हुआ है कि ये -1 और +1 के दरमियान होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है तो 1 से तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन -1 to +1 दिया होता है, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये 0 से बड़ा होगा, मतलब माइनस में नहीं जाएगा, तो ये हमारा पहला तो गलत हो गया। इट इज़ ऑलवेज लाइज इन द रेंज ऑफ -1 to +1, ये हमारा एमसीक्यूज ठीक है। तो इट मीन्स इसमें ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 23 की तरफ जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कैटर डायग्राम इज करेक्ट, इट लीड्स टू मोर एक्यूरेट रिजल्ट इफ द कलेक्टेड डाटा इज टाइपिकल। एक एमसीक्यूज, द इट माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन। ये स्कैटर डायग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सिर्फ दूसरा होगा, इट माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 24 है, अ 4 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 1, 2। इफ द रेपिटेशन ऑफ द सेम डिजिट इज अलाउड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिन कोड बिगिन विद 5 एंड एंड विद 3। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ को ना आपने थोड़ा सा तवज्जो से समझना। अगर आप ऐसा ये एक एमसीक्यू समझ लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे एमसीक्यूज़ में कभी भी आपको इशू नहीं होगा। सबसे पहले उसने कहा कि आप 4 डिजिट पिन कोड, मैं आपको इसका पहले एक वाज़ा कर दूँ। 4 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से शुरू होता है एक्सेप्ट 0, 1, 2। इसी को पहले थोड़ा डिटेल से आप लोगों को बता देता हूँ। 4 डिजिट पिन कोड है, क्वेश्चन में वो बताना क्या चाहता है। एमसीक्यूज़ नंबर कौन से, 24। क्वेश्चन में वो कहता है कि 4 डिजिट पिन कोड, हम एक 4 हिस्सों का पिन कोड लगाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 हिस्सों का पिन कोड लगाते हैं। कैन बिगिन विद एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी हम किसी भी अपने मोबाइल कीपैड वाले हमारे पास मोबाइल है, तो उसमें हमें एक चीज़ तो पता होता है, हमारे पास टोटल कितने बटन होते हैं, ठीक है। 10 बटन होते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, ठीक है। यही हमारा पैटर्न होता है बटन्स का। अच्छा, अब इस वक्त हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है, कहता है 4 डिजिट पिन कोड कैन बिगिन विद एनी नंबर, मतलब कि इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0,
1 एंड 2। कहता है कि आप कोई भी नंबर पहला चूज़ कर लें, लेकिन 0, 1 एंड 2 आपने नहीं लगाना। ठीक है, पासवर्ड आपने लगाना है 4 डिजिट का, कोई भी चूज़ कर लें, लेकिन आपने 0, 1 एंड 2 नहीं लिखना। अच्छा, टोटल हमारे पास कितने डिजिट थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल हमारे पास 10 थे, 10 में से उसने 3 निकाल दिए, पीछे कितने रह गए हैं? 7। अब वो कह रहा है कि उन 7 में से आपने कोई भी डिजिट लगाना है, लेकिन 7 में से कोई भी डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आगे देखें, इफ़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम डिजिट इज़ अलोड। कहता है कि अगर हमने रेपिटेशन का डिजिट का अलो मतलब ये होता है कि जो डिजिट आप एक दफ़ा लगा लेते हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम जब दूसरा डिजिट लगाएंगे ना, उसमें वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिन कोड बिगिन विद 5। अच्छा, ये आपने पॉइंट याद रखना है, बिगिन विद 5 एंड एंड विद 3। क्वेश्चन में वो बता रहा था कैन बिगिन विद एनी नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में वो वही मेंशन कर देता है, वो जो एनी नंबर है ना, वो कौन सा है? वो बिगिन विद 5। अब वो क्वेश्चन में वो बता देता है कि उन पहले 7 में से ये 3 तो निकल के पीछे 7 रह गए हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी कौन सी थी? 7/7। 7 में से हम एनी नंबर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में फिर उसने बता दिया कि कैन बिगिन विद 5। अब आपने जो पहला डिजिट लगाना है ना, वो 5 लगाना है। तो इट मीन्स कि इन 7 में से हमने 1 लगाना है, कौन सा? 5 वाला। तो मैं लिख सकता हूँ पहले डिजिट में 1/7, मतलब उन 7 में से मैंने 1 डिजिट लगाना है 1/7। ठीक है, अच्छा कौन सा लगाना है? 5 वाला। अच्छा, उसके बाद कहता है एंड विद 3, मतलब पहला डिजिट 5 होगा, लेकिन आखिरी डिजिट कौन सा होगा? 3। चलो इस पर मैं बाद में आता हूँ। दूसरे डिजिट लगाना है। अब दूसरे डिजिट में उसने कोई भी रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं दी, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट होंगे। मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। इसका मतलब क्या है? अब देखो, हमने दूसरा डिजिट लगाना है, तो इसमें उसने कुछ कहीं भी ये नहीं बताया कि कैन बिगिन विद एनी नंबर या एक्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम इन 10 में से कोई भी एक लगा सकते हैं दूसरे डिजिट पे। ठीक है, 9 ये और एक 10वां डिजिट है। ठीक है, 10 में से हम कोई भी लगा सकते हैं। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 10/10। 2 डिजिट हो गए मेरे। ठीक है, अच्छा तीसरे डिजिट का मैंने पासवर्ड लगाना है। तीसरे डिजिट में भी उसने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी, तो मैं इसका भी लिख सकता हूँ कि ये 10 में से मैं कोई भी लगा सकता हूँ। अब मैंने चौथा डिजिट लगाना है। चौथे डिजिट में उसने बता दिया कि एंड विद 3, मतलब जो चौथा डिजिट आपने लगाना है ना, वो 3 होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ख़त्म होगी। हमने उन 10 में से एक ही सिलेक्ट करना है। वो कौन सा सिलेक्ट करना है? वो ये 3 वाला सिलेक्ट करना है। तो इट मीन्स के 10 में से एक मतलब 1/10 हो जाएगा। तो मैं ये भी लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 मैंने क्यों लिखा और यहाँ पे 10 मैंने क्यों लिखा, एक दफ़ा फिर सुन लें, बहुत कंसेप्चुअल MCQs है। इसने कहा था पहले में कैन बिगिन विद एनी नंबर, कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2। इन तीनों को निकाल के मतलब 10 में से 3 निकल के 1/7 आ गया। दूसरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए 10 में से कोई भी ले सकता हूँ, 10/10 आ गया। तीसरे में भी कोई भी ले सकता हूँ, 10/10 आ गया। और चौथे में वो बता रहा है कि एंड विद 3, मतलब मैंने 3 वाला डिजिट लेना है। 3 से वो आखिरी जो डिजिट है ना मेरा, वो यहाँ पे मैंने 3 लिखना है। मतलब मैं 4 हिस्सों का पासवर्ड लगाता हूँ। पहला हिस्सा मैंने 5 लिखना है और जो चौथा हिस्सा वो मैंने 3 लिखना है। तो 10 में से मैंने कौन सा एक कंफर्म हो गया कि 10 में से जो मैंने सेलेक्ट करना है वो 3 ही होगा। इस वजह से मैं इसको लिख लेता हूँ 1/10। इसको कट कर दें, इसको कट कर दें, जो आपका आंसर आ जाएगा 1/70 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान MCQs है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, टेक्निकल MCQs पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लें।